एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम रिसर्च मेथोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सैम्पलिंग, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निदर्शन और प्रतिचयन भी कहा जाता है। तो इसके अनेकों नाम है, कभी हम इसे प्रतिचयन भी कहते हैं, कभी हम निदर्शन भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग के टाइप क्या होते हैं, सब टाइप और एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ते हैं सैम्पलिंग कैसे की जाती है। सैम्पलिंग, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आप सैम्पलिंग तो यूज़ करते ही होंगे। देन अगर आप एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये फर्स्ट पेपर में भी इंपॉर्टेंट है और सेकेंड पेपर में भी ये सैम्पलिंग का चैप्टर दिया रहता है, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले सैम्पलिंग होता क्या है। सैम्पलिंग का यूज़ तो हम डेली दिनचर्या में भी करते हैं। अब मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हैं तो थोड़ा सा सैंपल लेकर चेक करते हैं कि वो सामान कैसा है, इसे ही क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। घर में खाना बना रहे हैं, चावल पक रहा है, चावल को चेक करने के लिए क्या करते हैं, चावल पका है कि नहीं, थोड़ा सा चावल के दाने निकाल के देखते हैं, दबा के देखते हैं, चावल पक गया है, तो आपको पता चल जाता है कि पूरा चावल पक गया है। यही कहलाता है डेली दिनचर्या में जो हम लोग सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं, वो इसी तरह करते हैं। अगर देखा जाए तो रिसर्च में हम सैम्पलिंग का प्रयोग कैसे करते हैं, जब हम पूरी पॉपुलेशन, जनसंख्या, सभी लोग या सभी यूनिट्स का स्टडी नहीं कर पाते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है, पॉपुलेशन के थोड़े से हिस्से का अध्ययन करना पड़ता है। तो यही क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। आइए देखते हैं सैम्पलिंग के मीनिंग। जब किसी शोधकर्ता को किसी बड़े पॉपुलेशन का अध्ययन करना होता है, परंतु समय, धन और पहुंच और संसाधन सीमित होते हैं, तब पूरे पॉपुलेशन के बजाय उसमें से एक छोटा लेकिन प्रतिनिधिक रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा चुनता है, जिसे सैंपल कहते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी आप अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आपने लखनऊ में किसी चीज़ का अध्ययन करने का रखा, तो पूरे लखनऊ का तो अध्ययन करेंगे नहीं, तो उसमें पूरी लखनऊ के पॉपुलेशन से भी में आप छोटा रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन डिसाइड करोगे कि आपको किसका अध्ययन करना है। वही क्या कहलाएगा, छोटा सा पॉपुलेशन जो सैंपल होगा वही सैम्पलिंग कहलाता है, जो आपको पूरे पॉपुलेशन का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। यही सैंपल चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, देखिए ये होल आपका पूरा पॉपुलेशन है, इसमें से आप क्या करेंगे, ये आप समझ लीजिए लखनऊ है, ठीक है, आपको लखनऊ सिटी का अध्ययन करना है कि यहाँ पर कितनी बस्तियाँ हैं, ऐसे कुछ अध्ययन करना है। तो आप पूरे लखनऊ की बस्तियों का तो अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसमें से कुछ ब्लॉक, कुछ सेक्टर को सेलेक्ट करके उसका सैंपल तैयार कर लोगे कि आपको इतने का अध्ययन करना है। तो यही क्या कहलाता है, सैम्पलिंग कहलाता है। सैम्पलिंग के मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं, मतलब हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं। चाहे तो हम पूरे पॉपुलेशन का भी अध्ययन कर सकते हैं, तो सैम्पलिंग के लिए क्यों करना जरूरी है, कम लागत में, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपके पास पैसे भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप अध्ययन कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अगर पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन करना चाहते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए। देन आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि अगर पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन करेंगे तो काफ़ी समय, काफ़ी साल बीत जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और देन कम संसाधनों में, मतलब कम संसाधन क्या, अगर आप पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन करेंगे तो आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। देन आपको, अगर आप क्वेश्चनायर बना रहे हैं या इंटरव्यू शेड्यूल बना रहे हैं, वो सब आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। ये सब क्या हो गया, ये सब आपके संसाधन ही तो हो गए, रिसोर्सेज ही तो हो गए स्टडी करने के। तो आप, अगर आप सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे तो कम संसाधन में भी आप सैम्पलिंग कर सकते हैं। देन इससे जो डेटा आएगा वो क्या होता है, रिलायबल होता है, क्योंकि आपने पूरे पॉपुलेशन में से एक छोटा सैंपल लिया है। तो ये सैंपल क्या है, ये इसका रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरी पॉपुलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे जो डेटा निकलता है वो क्या होता है, विश्वसनीय होता है। सैम्पलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि सैंपल सही तरीके से, यहाँ देखिए लिखा है सही तरीके, ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरीके से ले लेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से, सही तरीके से लेंगे, तो वो क्या होगा, उसे आप पूरे पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब वो पूरे पॉपुलेशन पर लागू कर सकते हैं कि अगर इनकी ये स्थिति है तो पूरे पॉपुलेशन की भी ये स्थिति हो सकती है। समझ में आया आपको। देन सैम्पलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आइए जान लेते हैं।
सैम्पलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जरूरत क्यों? लार्ज पॉपुलेशन का स्टडी असंभव है, इसलिए हम सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं। देन कॉस्ट सेविंग और टाइम सेविंग, मतलब पैसे बचाने और समय बचाने दोनों के लिए ही हम सैम्पलिंग का यूज करते हैं। देन मोर एक्यूरेसी इफ केयरफुली सेलेक्टेड, अगर आप अच्छे से सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगी, बहुत अधिक विश्वसनीयता होगी। देन पॉपुलेशन तक पहुंचना मुश्किल होता है। कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती है, देखिए ट्राइबल हो गया या हिडन पॉपुलेशन। अगर आप ट्राइबल भी देखेंगे, कुछ जनजातियां ऐसी होती है जो सामान्य लोगों को अपने पास नहीं जाने देती, आप उनके एरिया में जा नहीं सकते। तो आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो आपको डेटा देने को तैयार हो। सबका तो अध्ययन करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो आपको डेटा देंगे ही नहीं। जैसे नॉन रिस्पॉन्स को रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर आप पूरे पॉपुलेशन का सिलेक्शन कर रहे हैं तो जरूरी तो है नहीं कि सारी पॉपुलेशन में सभी लोग आपको प्रश्नों का जवाब दें। तो इसलिए आप वैसे लोगों को चुनेंगे जो आपके प्रश्नों का जवाब दे। तो ये सैम्पलिंग जो होती है वो नॉन रिस्पॉन्स को क्या करती है, रिड्यूस करती है। देन स्टैंडर्ड एरर निकालने में सहायक होती है, जो आपने सैम्पलिंग ली है वो कितनी सही है या गलत, ये भी समझने में आपकी मदद करती है। देन है साइंटिफिक जनरलाइजेशन, एक वैज्ञानिक तरीके से आप जो रिजल्ट आया है उसे पूरी होल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो अगर देखिए पूरे भारत में है, तो पूरे भारत का तो अध्ययन कर नहीं पाएंगे, तो आप उसके एक छोटे से पॉपुलेशन सिटी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सिटी का अध्ययन करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से लोग हैं, किस किस कारणों से लोग बेरोजगार हैं। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे भारत में यही कारण हो सकता है बेरोजगारी का। इसे ही कहते हैं साइंटिफिक जनरलाइजेशन, क्योंकि आपके पास उसका प्रूफ है। क्योंकि विदाउट प्रूफ बात करेंगे तो वो साइंटिफिक कहलाएगा ही नहीं। जहाँ साइंटिफिक आ रहा है तो उसके पास आपको प्रूफ करने का रिसोर्सेज है, तभी आप उसे साइंटिफिक जनरलाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है। देन सैम्पलिंग की कुछ राइटर्स ने अलग अलग परिभाषा दी है, उसे जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ स्मॉल पोर्शन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन सो दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द होल। पीवी यंग ने कहा है, सैम्पलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े जनसमूह से एक छोटे हिस्से का चयन किया जाता है ताकि पूरे समूह का सही प्रतिनिधित्व कर सके। तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसे आप याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि ज़्यादा सैम्पलिंग के डिफिनेशन से क्वेश्चन तो आते नहीं है, एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अदरवाइज तो इसके टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन दूसरी डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, सैम्पलिंग इज द टेकिंग एनी पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन फॉर पर्पजेस ऑफ रिसर्च। सैम्पलिंग किसी भी अनुसंधान के उद्देश्य से जनसंख्या के किसी हिस्से को चुनने की प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू गुडे एंड हार्ट, अ सैंपल इज अ सैंपल small proportion of a population selected for observation and analysis। गुडे और हार्ट ने कहा है, सैंपल व जनसंख्या का छोटा भाग होता है जिसे अवलोकन और विश्लेषण करने के लिए चुना जाता है। देन और कोई राइटर की परिभाषा देख लेते हैं, दो राइटर्स और हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज लुनबर्ग, अ सैंपल इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द यूनिवर्स सेलेक्टेड फॉर स्टडी। सैंपल पूरे जनसमूह यूनिवर्स का एक छोटा प्रतिनिधि अंश होता है जिसे अध्ययन के लिए चुना जाता है। अकॉर्डिंग टू सीआर कोठारी, सैम्पलिंग इज अ टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव सबसेट फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द होल। सीआर कोठारी ने कहा है, सैम्पलिंग वह तकनीक है जिसमें जनसंख्या से एक प्रतिनिधि उप समूह चुना जाता है ताकि पूरे समूह के बारे में निष्कर्ष निकाला जाए। सबका मेन कहना यही है कि सैंपल जो होता है वो पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन करना जहाँ पॉसिबल नहीं होता, वहाँ सैंपल क्या करता है, होल का अध्ययन नहीं करने के लिए एक छोटा वहाँ सैंपल लिया जाता है। मतलब पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन करना तो संभव नहीं है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, एक सैंपल सिलेक्ट करते हैं अध्ययन करने के लिए। सबकी परिभाषाओं में यही कहा गया है। देन सैम्पलिंग डिजाइन टू मेजर कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? ये मोर साइंटिफिक होती है और इसमें क्या होता है, इक्वल चांसेस होता है, चीज़ों के सिलेक्ट होने का, लोगों के सिलेक्ट होने का इक्वल चांसेस होता है। और इसे हम किस में रखते हैं, क्वांटिटेटिव में रखते हैं। अगर आपको पूछा जाए क्वांटिटेटिव कौन होता है, मात्रात्मक, तो मात्रात्मक जो होता है अध्ययन वो होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और अगर देखा जाए तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन साइंटिफिक होता है और उसमें सब्जेक्टिव होता है, इसमें बायस भी आ सकता है। ये क्या होती है, गुणात्मक होती है।
क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, और इसे हिंदी में कहते हैं संभवता या संभावना प्रतिचयन या गैर संभावना प्रतिचयन। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सब पार्ट कौन कौन से? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सब पार्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, ये इसके सब पार्ट हो गए। अब हम डिटेल से इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए पहले थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं सैम्पलिंग क्या होती है। जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया एक बार आप सुन लीजिए तो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। जब हम पूरी पॉपुलेशन जनसंख्या का अध्ययन नहीं कर पाते तब हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन के एक छोटे से हिस्से का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सैंपलर कहलाता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, इंडिया के सभी कॉलेज स्टूडेंट का सर्वे करना है तो ये पॉसिबल तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे? उसमें से 500 या 1000 स्टूडेंट का सैंपल लेंगे। यही क्या कहलाता है? सैंपलिंग कहलाता है। सैंपलिंग क्यों की जाती है? इससे क्या होता है? टाइम बचता है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन का सैम्पलिंग करेंगे तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। देन कॉस्ट कम होती है, आपका पैसा कम खर्च होता है, फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, छोटा सैंपल मिलता है तो जल्दी आप डाटा मिल जाता है और वो आप जल्दी बता सकते हो कि समस्या क्या है। देन पूरे पॉपुलेशन का जो अध्ययन करना वो क्या होता है? पॉसिबल नहीं होता। अगर आप कहेंगे तो पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल होता है। पॉपुलेशन का अध्ययन क्या कहलाता है? जब पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन किया जाता है तो वो एक सेंसस में बदल जाता है, जो हमारे हर 10 साल में होता है, आपने देखा होगा। तो जब आप पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन करेंगे तो वो सैम्पलिंग नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेंसस। देन क्या होता है? सैंपल कैसा होना चाहिए? तो अगर आप कोई भी सैंपल ले रहे हैं पॉपुलेशन में तो वो क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वो पूरे पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। आप उसमें कोई भी अपना फीलिंग या अपनी भावनाएं रख के या आप इसे सेलेक्ट कर लें, आपका मन कर रहा है उसे कर लें, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है, देन सफिशियंट साइज होना चाहिए। सैंपल अगर आप ले रहे हैं तो सफिशियंट साइज का लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही ज़्यादा कम ले लिया या बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ले लिया। एक सफिशियंट साइज का ही आप सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन अब हम जानेंगे इसके प्रकार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिचयन सैंपलिंग के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक हमने जाना संभवता प्रतिचयन मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा है गैर संभवता प्रतिचयन मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। संभवता प्रतिचयन में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना होती है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है उसमें जितनी भी पॉपुलेशन होती है सबके चुने जाने की समान प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा समझ ले कि हमें चुना ही नहीं जाएगा, सब हो सकता है उसे भी चुन लिया जाए, तो इसमें क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सबकी समान होती है। देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है? यह संभावना बराबर नहीं होती है। हो सकता है कि आप कहीं बायस हो जाए, किसी को आप अपनी सुविधा अनुसार चुन लें। ऐसे ही होता है गैर संभावना सैंपलिंग में। प्रतिचयन के प्रकार है सरल यादृच्छिक मतलब सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा है स्त्रीकृत मतलब स्ट्रेटिफाइड, नेक्स्ट है व्यवस्थित सिस्टमैटिक और समूह प्रतिचयन मतलब क्लस्टर सैंपलिंग। ये सब इसमें आते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आते हैं। देन गैर संभावता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सुविधा कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पजीव सैंपलिंग उद्देश्यपूर्ण, कोटा और स्नोबॉल प्रतिचयन। मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में वर्ड रखे हैं क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए। कभी कभी हिंदी के पेपर में भी इंग्लिश वाला टर्म लिख के दे देता है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने तो हिंदी में पढ़ा है, इसके बारे में तो जानते नहीं है, इसीलिए। तो आइए जाने हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता क्या है। देन इसके सब टाइप के बारे में जानेंगे। इस विधि में जनसंख्या के हर सदस्य के चुने जाने की संभावना समान होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नमूना पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अब इसका जो सब टाइप है वो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ये इसका पहला सब पार्ट है। जनसंख्या से यादृच्छिक रूप से एक उप समूह का चयन किया जाता है जहां प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना क्या होती? समान होती है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है? हर व्यक्ति को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का। इसमें क्या होता है? प्योरली अनबायस्ड होता है, क्योंकि ये क्या होता है? इनमें इक्वल चांस मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी टीपेट
मेथड टेबल का यूज़ किया जाता है, लॉटरी मेथड। आजकल लॉटरी मेथड का यूज़ भी किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? आजकल आप देखेंगे जो योजनाएं लाई जाती हैं, आवास योजनाएं, उसमें बहुत सी योजनाओं में कैसे लोगों को घर दिया जाता है, क्योंकि अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं, क्योंकि वो सब उसके क्राइटेरिया में आ रहे होते हैं, गरीब होते हैं, तो अप्लाई तो बहुत लोग कर देते हैं, पर सब अप्लाई करते हैं, सबको तो मिलता नहीं है। तो उसे देने के लिए लोग लॉटरी मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें क्या किया जाता है? लोगों को बुलाया जाता है, जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, जिनका जिनका अप्रूव हो गया है, उनका क्या चिट बनाई जाती है, नाम लिखा जाता है। देन बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाकर उसमें से इतनी चिट उठाने को कह दिया जाता है। जिनका नाम आ जाता है उन्हीं को क्या किया जाता है? सेलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी को ऐसा ना लगे कि मुझे क्यों नहीं किया गया, या मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया। अगर ऐसा करेंगे तो अनबायस्ड हो जाता है व्यक्ति ना। ठीक है, अगर आप अपने मन से उठा लेंगे या अपने मन से नाम दे देंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? बायसनेस आ जाएगी, क्योंकि आप अपनी इच्छा से दे रहे हैं। अगर आप लॉटरी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, कोई अदर आके उसमें से चिट उठा के दे रहा है, तो उसमें क्या होती है? बायसनेस कम होती है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसे 500 छात्रों में से 50 को चुनना है, तो आप 500 की चिट बना देंगे। देन आप खुद नहीं, किसी बाहरी इंसान को बुला के उस 50 चिट को उठाने को बोल देंगे। देन उसमें जिसका नाम आएगा उसे आप अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लेंगे। इसे ही कहते हैं हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसी में से समझ सकते हैं, ये एक पूरी पॉपुलेशन है जिसमें आपको लोगों को सेलेक्ट करना है। तो आप एक तो टिपेट प्रणाली के द्वारा नंबर्स के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप चिट बना के सबके नाम लिख के जितने लोगों की आपको ज़रूरत है उतनी पर्चियाँ उठा लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देन दूसरा कौन सा होता है? दूसरा सब टाइप है व्यवस्थित नमूनाकरण, मतलब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एक प्रकार की नमूना चयन विधि है जहां जनसंख्या के प्रत्येक nवें तत्व का चयन किया जाता है, या एक संभाव्यता नमूनाकरण तकनीक है जिसमें एक यादृच्छिक प्रारंभिक बिंदु से शुरू कर एक निश्चित अंतराल पर नमूने चुने जाते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नमूना प्रतिनिधि हो और किसी विशेष समूह को नजरअंदाज और अधिक महत्व ना मिले। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो आप एक फिक्स इंटरवल में क्या करते हैं? सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। पहला यूनिट क्या? हम रैंडम लेंगे, बाकी को क्रम से लेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी। 1000 की लिस्ट है, तो उसमें हर 20वां व्यक्ति आप सेलेक्ट करेंगे। कैसे? तो ये है आपका पॉपुलेशन है, तो आप जो पहला मेंबर लेंगे वो आप रैंडमली लेंगे, अपने इच्छा से नहीं। एक रैंडमली, जैसे हमने रैंडम बताया सैम्पलिंग कैसे होती है, आप रैंडमली किसी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें क्या किया गया? सेकंड पर्सन को सेलेक्ट किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा? इसमें हर तीसरे इंसान को अपने सैंपल का भाग बनाया गया है। इसमें क्या होता है? ये जो सामने जो बीच का वो होता है, गैप होता है, वो बराबर होता है। अगर देखिए जो सैंपल लिया गया है सेकंड नंबर के लिए ये होते, इसको आप रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद के लोगों को सिस्टम से, मतलब हमेशा या तो 10वें लोगों को सेलेक्ट करेंगे, तो 10 के बाद 10 के बाद 10 ऐसे सेलेक्ट करते जाएंगे। इसमें तीसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद तीसरा सेलेक्ट किया गया है। तो इसमें सैंपल एवरी थर्ड पर्सन सेलेक्टेड, इसमें हर थर्ड पर्सन को सेलेक्ट किया गया है। तो इसमें भी क्या होती है? बायसनेस कम होती है। इसमें भी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में भी लोगों को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का। तो यही क्या कहलाती है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाती है। इसमें हर व्यक्ति क्या होता है? क्रम से सेलेक्ट किया जाता है। पहला तो रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, देन उसके बाद जितने व्यक्ति सिलेक्ट किए जाएंगे वो एक क्रम से किए जाएंगे। जैसे हर 20वां व्यक्ति, हर 20वें व्यक्ति पर जो भी व्यक्ति आएगा उसे अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यही कहलाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो आपको इस इमेज से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट है स्त्रीगत नमूनाकरण, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। एक ऐसी विधि है जिसमें पूरी जनसंख्या को कुछ साझा विशेषता जैसे आयु, लिंग, या आय या शिक्षा के आधार पर अलग अलग गैर अतिव्यापी समूह, जिन्हें स्तर या स्टेटा कहा जाता है, में विभाजित किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक स्तर का यादृच्छिक नमूना लिया जाता है।
ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक उपसमूह का प्रतिनिधि नमूने में अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व है, जिससे सटीक या विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें इस डेटा को कैसे लिया जाता है, इसमें पॉपुलेशन को स्ट्रेटा या ग्रुप में बांट दिया जाता है। हर स्ट्रेटा से सैंपल लिया जाता है। देन इसमें हाई एक्यूरेसी होती है। देन जो पॉपुलेशन इसमें होती है वो क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है, मतलब विजातीय होती है, एक जैसी नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए इसे आप ऐसा समझेंगे, ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आप पूरी पॉपुलेशन में आप अगर देख सकते हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, ओल्ड मैन भी हैं, देन फीमेल भी है, मैन भी है और चिल्ड्रन भी है, सब हैं। तो आप इसे क्या करेंगे, पहले स्ट्रेटा में डिवाइड कर देंगे। देन सबसे पहले आपने ओल्ड मैन को ले लिया, ठीक है, फिर आपने मैन को ले लिया, फिर आपने फीमेल को ले लिया और फिर आपने क्या किया, चिल्ड्रन को ले लिया। आपने इसे क्या किया, स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इतना किएंगे। अब आप इसमें से क्या करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग का यूज करेंगे, रैंडम सिलेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, आपको हर उसमें से हर ग्रुप से 4 पीपल चाहिए, मतलब 4 लोग चाहिए। तो आप इसमें ये नहीं देखेंगे कि इसमें सिर्फ 10 लोग हैं तो हम इसमें से 4 लें, या इसमें सिर्फ 12 लोग हैं तो आप चाहे इसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी भी हो, आपको सब में से 4-4 लेना है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसमें जो डेटा होता है, इसमें क्या होता है, अगर आप इसके अंदर देखेंगे डेटा तो क्या हेट्रोजीनियस है, ठीक है, विजातीयता पाई जा रही है। क्योंकि इसमें अभी आप देखिए, इसमें बूढ़े भी हैं, आदमी भी है, औरत भी है और बच्चे भी हैं, सारे प्रकार के लोग इसमें हैं इस सैंपल में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स स्ट्रेटा में बांटकर हर ग्रुप से सैंपल लेना क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, इसको जानने के बाद हम समझेंगे स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग में अंतर क्या है। बहुत से एग्जाम में पूछता है स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग में डिफरेंसेस बताइए। क्लस्टर सैंपलिंग एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रायिकता प्रतिचयन तकनीक है, जिसमें समग्र जनसंख्या पॉपुलेशन को छोटे समूह में विभाजित किया जाता है और उन्हें क्लस्टर कहा जाता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार काम करती है, जनसंख्या को समूहों में विभाजित करना, पूरी जनसंख्या को विभिन्न भौगोलिक या संगठनात्मक समूह जैसे स्कूल, शहर, ब्लॉक में बांटा जाता है। क्लस्टरों का यादृच्छिक चयन किया जाता है। इन समूह में से कुछ क्लस्टरों को रैंडम सैंपलिंग मतलब यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का उपयोग करके चुना जाता है और डेटा संग्रह चुने गए क्लस्टरों के भीतर सभी व्यक्ति या नमूनों से डेटा एकत्र किया जाता है। तो इसे क्या कहलाता है, क्लस्टर सैंपलिंग कहलाता है। इसमें जो पॉपुलेशन होती है उसको क्लस्टर मतलब या तो आप उसको ब्लॉक में बांट दीजिए, ठीक है, देन उसको आप एरिया में बांट दीजिए, देन स्कूल में बांटकर क्लस्टर को चुनकर सभी लोगों का सर्वे किया जाता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लस्टर होते हैं वो नेचुरली क्लस्टर में बने होते हैं, पॉपुलेशन नेचुरली क्लस्टर में होता है, इंटायर क्लस्टर सेलेक्ट किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो क्लस्टर है इसे पूरा का पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं, इसमें से कुछ लोगों को लेंगे, ठीक है। कॉस्ट क्या होती है, इफेक्टिव होती है। जैसे स्कूल है, आपको किसी स्कूल कहीं के स्कूल का अध्ययन करना है तो आप पूरे लखनऊ या पूरे यूपी के सभी स्कूलों का अध्ययन करना तो पॉसिबल है नहीं, तो आप उसमें से क्या करेंगे, 5 स्कूल का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरे यूपी में इतने स्कूल है तो आप इसका अध्ययन करना तो संभव है नहीं, तो आप उसमें से क्या करेंगे, 5 स्कूल का मतलब 5 स्कूल या 2 स्कूल का सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। देन इसमें जितनी भी पॉपुलेशन आएगी आप उसका सबका अध्ययन करेंगे, इसमें से आप कुछ छोड़ेंगे नहीं, चाहे लड़के हो लड़की हो, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि किसी स्कूल में लड़के ज़्यादा हो या लड़की ज़्यादा हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चाहे जितने भी उसमें क्लस्टर में लोग आएंगे आप उसका सबका अध्ययन करेंगे, यही क्या कहलाता है, क्लस्टर सैंपलिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे ये पूरी पॉपुलेशन हो गई आपकी, तो पॉपुलेशन में पूरी कितने स्कूल आ रहे हैं, इसमें आ रहे, इसमें आप देख लीजिए 6 स्कूल आ रहे हैं। आपको 6 स्कूल का अध्ययन करना तो पॉसिबल है नहीं, तो आप उसमें से पूरे के पूरे 2 स्कूल उठा लेंगे, उनका अध्ययन पूरा करेंगे, यही कहलाता है क्लस्टर सैंपलिंग।
क्लस्टर सैम्पलिंग के भी प्रकार होते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है। कैसे? एक है सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें चुने गए सभी क्लस्टरों में प्रत्येक सदस्य का सर्वेक्षण किया जाता है। ये क्योंकि सिंगल स्टेज है तो इसमें एक ही क्लस्टर होगा, तो उसके पूरे का अध्ययन कर लिया जाता है। देन मल्टी स्टेज कल्चरल क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या किया जाता है? इसमें चुने गए क्लस्टरों में से केवल कुछ सदस्यों को ही आगे अध्ययनों के लिए चुना जाता है। यह तरीका अक्सर बड़े या जटिल सर्वेक्षणों के लिए, मतलब जो सर्वे होता है बड़े लेवल पे किया जाता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसे कई चरणों में पूरा किया जाता है। लार्ज स्केल नेशनल सर्वे में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है लार्ज स्केल नेशनल सर्वे, राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वे होते हैं उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी कंट्री का अध्ययन करना है तो उसका फिर आप उसे स्टेट में डिवाइड करेंगे, देन उसको डिस्ट्रिक्ट में, फिर ब्लॉक में, फिर विलेज में, देन आप उसके हाउस होल्ड का अध्ययन करेंगे। तो यही क्या कहलाता है? क्लस्टर कहलाता है। ये है स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? इसमें हम फ्यू सब ग्रुप्स का अध्ययन करते हैं। अभी हमने देखा कि ऊपर हम लोगों ने जो ग्रुप का अध्ययन किया, इसमें स्ट्रेटिफाइड में ज़्यादा लोग नहीं होते, पर क्लस्टर में क्या कहेंगे? मैनी ग्रुप्स का अध्ययन करते हैं। देन इसमें क्या होते हैं? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में होमोजेनिटी विद इन ग्रुप होती है, मतलब जो ग्रुप होता है उसमें क्या होती है? समजातीयता पाई जाती है। और इसमें क्या होती है? जो ग्रुप होता है उसके अंदर क्या होता है? हेट्रोजेनिटी, मतलब विजातीयता पाई जाती है। इसमें जैसे होमोजेनिटी के आधार पे कैसे आप कर सकते हैं? हेट्रो मतलब अगर आपने जो क्लस्टर लिया उसमें लड़की भी है, लड़के भी हैं, सब लोग आ गए ना। और ये है होमोजेनिटी में क्या होगा? आपने एक स्ट्रेटा लिया, उसमें हो सकता है होल में सब क्या होते हैं? लड़के लड़के हो गए, लड़की लड़की हो गई, ठीक है। ऐसे ही अध्ययन किया जाता है। देन हेट्रोजेनिटी बिटवीन सब ग्रुप और होमोजेनिटी बिटवीन सब ग्रुप। इसमें अगर देखा जाए तो आपने दो क्लस्टर लिया है, तो इसमें आपने वैसे ही दो क्लस्टर लिया तो इसमें क्या होगा? इन दोनों में आपको होमोजेनिटी दिखेगी, पर इसमें जो होता है, इसमें एक आपका स्ट्रेटा लिया, इसमें सिर्फ लड़की हो गई, इसमें सिर्फ लड़के हो गए, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल या एक जैसे नहीं दिख रहे। इसमें क्या है? हेट्रोजेनिटी पाई जा रही। अंदर से तो ये एक जैसे हैं, पर बाहर से ये क्या है? अलग अलग है। इसमें अंदर से सब अलग अलग होते हैं और बाहर से क्या होते हैं? एक जैसे देखने में दिखते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्लस्टर और इसे हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। चॉइस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विद इन ईच सब ग्रुप। इसमें क्या होता है? चॉइस ऑफ एलिमेंट विद इन ईच ग्रुप, सब ग्रुप। इसमें सबका चॉइस किया जा सकता है, सबको सेलेक्ट करने का इक्वल चांस होता है। देन रैंडम चॉइस ऑफ सब ग्रुप क्लस्टर में किया जाता है। स्ट्रेटिफाई में हर समूह से सैंपल लिया जाता है और क्लस्टर में क्या होता है? कुछ समूह चुने जाते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि अगर आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कर रहे हैं तो हर समूह से सैंपल सेलेक्ट करते हैं। देन क्लस्टर में किसी एक समूह से आप जो आपने सेलेक्ट किया उसी से आप सैंपल चूज करते हैं। ये हो गया हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आएगा। फिर भी इसमें कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। देन है गैर संभवता प्रतिचयन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। एक नमूनाकरण तकनीक जहां प्रतिभागियों का चयन यादृच्छिक चयन के बजाय शोधकर्ता के व्यक्तिपरक निर्णय और सुविधा के आधार पर किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें बायसनेस आ जाती है क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार डेटा को सैंपलिंग का हिस्सा चुनता है। इस विधि में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना बराबर नहीं होती है, जिससे नमूना पूर्वाग्रह निष्कर्षों की समानीकरण क्षमता को सीमित कर सकता है। इसका उपयोग अक्सर अन्वेषणात्मक और गुणात्मक शोध में किया जाता है। किसका? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, जहां व्यापक समानीकरण के बजाय किसी विशिष्ट समूह की प्रारंभिक समझ विकसित करना संभव लक्ष्य होता है। इसमें रिसर्चर जो होता है वो जजमेंट और कन्वीनियंस पर निर्भर करता है, अपने सुविधा अनुसार डेटा का अध्ययन करने के लिए सैंपल चूज करता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग को पढ़ लिया। देन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के पार्ट सब टाइप क्या होते हैं?
कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग, और होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये सब क्या हो गए? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इसका ये सब नाम है, मतलब इसको ये भी बोला जाता है। तो आप कहीं पर कन्वीनियंस के जगह ये नाम लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। देन जजमेंटल सैम्पलिंग को पर्पजिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इन दोनों के दो नाम हैं। ठीक है। कन्वीनियंस को आप सुविधा अनुसार निदर्शन बोल सकते हैं, जजमेंटल को या पर्पजिव को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन बोल सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं गैर संभवतः निदर्शन के बारे में। पहला तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसे हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग एक गैर संभवतः मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की विधि है, जिसमें शोधकर्ता अपनी पहुंच के भीतर यानी जो प्रतिभागी आसानी से उपलब्ध या सुलभ हो उनसे डेटा एकत्र करते हैं। इसे आकस्मिक नमूनाकरण, अवसर नमूनाकरण और ग्रैब नमूनाकरण भी कहते हैं। यह तब उपयोगी होता है जब समय या धन कम हो, जब शोध को जल्दी से करने की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए किसी अस्पताल से रोगियों को चुनना या किसी स्टोर पर आने वाले ग्राहकों का सर्वेक्षण कर लेना। जैसे आपको किसी ऐसे चीज का अध्ययन आप करना चाहते हैं जो आप जल्दी से कर लें। जैसे आप किसी मॉल में जाकर अध्ययन कर जानना चाहते हैं, तो मॉल में आपको काफी लोग मिल जाएंगे, तो आप तुरंत ही किसी भी उत्पाद या किसी भी चीजों का अध्ययन तुरंत कर सकते हैं। देन ये क्या होता है? इजिली अवेलेबिलिटी होती है, लोगों का चयन आप आसानी से कर सकते हैं, पर ये लीस्ट साइंटिफिक होता है। इसका अध्ययन हम गुणात्मक अध्ययन के लिए करते हैं, क्वालिटेटिव, और बाकी जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ा वो क्वांटिटेटिव अध्ययन के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कॉलेज के गेट पर खड़े छात्रों से सर्वे कर लिया, तो ये सब क्या होगा? ये सब आपने अपनी सुविधा अनुसार या अपने उद्देश्य अनुसार अध्ययन कर लिया है। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, इजी से आपको क्या होता, सैंपल मिल गए। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को अपने छात्रों से उनके नए पाठ्यक्रम के बारे में प्रतिक्रिया पूछना है। ठीक है, यह उन्हें तुरंत ही अध्ययन कर लेंगे, उनके प्रोफेसर हैं और छात्रों का अध्ययन करना है पाठ्यक्रम से संबंधित, तो आपको डेटा वहीं पर अपनी यूनिवर्सिटी में ही मिल जाएगा। किसी नए उत्पाद के बारे में जानने के लिए किसी मॉल या बाजार में लोगों से पूछताछ करना, ये भी आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगा। देन किसी डॉक्टर का अपने अस्पताल में भर्ती मरीजों से किसी नई दवा के प्रभाव के बारे में जानकारी लेना, ये सब क्या है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग जिसे कहा जाता है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार डेटा का चयन कर लेता है। ठीक है, किसी भी जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, जैसे विश्वविद्यालय में किसी प्रोफेसर को अपने सिलेबस का देखना है कि सिलेबस कितना प्रभावी है, कितना इफेक्टिव है, तो वो वहाँ के छात्रों पे ही वो पूछ के, इंटरव्यू करके या प्रश्नावली के माध्यम से पता कर सकता है कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट है पर्पजिव सैम्पलिंग, इसे हम बोलते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग भी। उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण एक गैर संभवतः नमूनाकरण विधि है जिसमें शोधकर्ता अपने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जानबूझकर प्रतिभागियों का चयन करते हैं, ना कि यादृच्छिक रूप से। मतलब उनका जिस प्रकार का उद्देश्य है वो उसी उद्देश्य से लोगों का अध्ययन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रैंडमली वो लोगों को सिलेक्ट करेंगे, उनको जो चीज जहाँ मिल जाएगी अपने उद्देश्य से वो उनका अध्ययन कर लेंगे। उसमें क्या, इस सिंपल सी बात है, रिसर्चर अपनी समझ के अनुसार इसमें डेटा, पॉपुलेशन या सैंपल एकत्र करता है। उन लोगों या मामलों को चुनते हैं जिसके अध्ययन के लिए आवश्यक खास विशेषताएं हो। इसका उद्देश्य सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व के बजाय विशिष्ट विशेषताओं वाले व्यक्तियों से गहन प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना होता है। रिसर्चर पर्पज के अनुसार यूनिट चुनता है, मतलब उसका जो पर्पज है उसके अनुसार वो अपने यूनिट या सैंपल डिसाइड कर लेगा। देन एक्सपर्ट ग्रुप और की इन्फॉर्मेंट के लिए उपयोगी होता है। मतलब अगर आप किसी एक्सपर्ट ग्रुप हैं, देन आप किसी सूक्ष्म या किसी ऐसी चीजों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अपना उद्देश्य है जैसे आपका डॉक्टर से अध्ययन करना है, तो आप
सिंपल सी बात है, आप डॉक्टर हॉस्पिटल चले जाएंगे, वहाँ पर जितने आपको डॉक्टर मिल जाएंगे जो उस रिसर्च का भाग है, जैसे अगर आपके सीनियर डॉक्टर भाग है तो आप सीनियर डॉक्टर को सेलेक्ट करेंगे, देन जूनियर डॉक्टर हैं तो जूनियर डॉक्टर को सेलेक्ट करेंगे। जो आपके प्रतिभागी होंगे आप उनका चयन करके उनका अध्ययन कर लेंगे, सिंपली सा। तो यही क्या कहलाता है, हमारा उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण, पर्पजिव सैंपलिंग। इसमें व्यक्ति अपने उद्देश्य के अनुसार सैंपल साइज सैंपल लेता है और उनका अध्ययन करके रिजल्ट निकाल देता है। देन आता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग एक गैर संभव नमूनाकरण तकनीक है जिसमें शोधकर्ता जनसंख्या को कुछ विशेषताओं जैसे लिंग, आयु, आय के आधार पर पहले से निर्धारित कोटा में विभाजित करता है। फिर वह हर उपसमूह से निश्चित संख्या में प्रतिभागियों का चयन करता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नमूना जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। इसके बाद प्रत्येक कोटा के लिए प्रतिभागियों का चयन यादृच्छिक नहीं बल्कि शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार किया जाता है। इसमें क्या होता है कोटा सैंपलिंग में, जैसे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसके लिए क्या करें, एक अलग अलग कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। देन उसके हिसाब से क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे SC हो गया, OBC हो गया, जनरल हो गया। तो अब इसमें क्या है, सबके पास अगर देखें तो कोटा है, ठीक है। अब आपको डिसाइड खुद ही कर लेंगे कि आपको किससे कितना % डेटा चाहिए। 20% चाहिए, इससे 30% चाहिए, इससे 50% चाहिए, इस कैटेगरी से। तो ये क्या हो गया, ये कोटा पहले से आपने निर्धारित कर रखा है। तो आप इससे इधर उधर हुए बिना आप इतने ही बस कोटा लेके सेलेक्ट करके अपना डेटा कलेक्ट कर लेंगे इतने लोगों से। वो SC से इतना कर लेंगे, जनरल से इतना कर लेंगे, OBC से इतना। इसमें क्या करता है व्यक्ति, क्या करता है, कैटेगरी पहले से डिसाइड कर लेता है। देन किस कैटेगरी से कितना डेटा लेना है वो भी वो डिसाइड कर लेता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोटा सैंपलिंग कहते हैं। देन आता है, आप ये देख सकते हैं इसमें डिफरेंट है। देन आपने अपने इच्छानुसार एक कोटा तैयार कर लिया कि इतने लोगों का मुझे अध्ययन करना है और उसका क्राइटेरिया क्या है, देन कितने % लोगों का अध्ययन करना है। ये सब क्या होता है, कोटा सैंपलिंग में पहले से रिसर्चर को पता होता है। वो इसी हिसाब से डेटा अपना कोटा फिक्स कर लेता है, देन उसी में से उतने % लोगों को लेके अध्ययन कर देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोटा सैंपलिंग। देन आता है स्नोबॉल नमूनाकरण। इसे हम नेटवर्क सैंपलिंग भी कह सकते हैं। ये गैर संभवता नमूनाकरण विधि है का एक भाग है जहां प्रतिभागी भविष्य के प्रतिभागियों की भर्ती में मदद करते हैं। इस तकनीक में शोधकर्ता कुछ शुरुआती प्रतिभागियों, जिन्हें बीज कहते हैं, से शुरू करते हैं। फिर ये प्रतिभागी अपने परिचित लोगों को अध्ययन में भाग लेने के लिए सुझाते हैं। यह प्रक्रिया स्नोबॉल की तरफ बढ़ती जाती है जो इसे उन छिपी हुई या दुर्लभ आबादी तक पहुंचने के लिए उपयोगी बनाती है, उनकी पूरी सूची उपलब्ध कराती है। इसमें क्या होता है, स्नोबॉल सैंपलिंग में एक आप तरह से हिडन ग्रुप का अध्ययन करते हैं। वन पार्टिसिपेंट होता है जो रेफर करता है अदर को। जैसे आपको किसी भी का अध्ययन करना है, जैसे आप विकलांग लोगों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप ऐसे तो किसी का मतलब एक हैंडीकैप जिसका दायां हाथ नहीं है, तो आप ऐसे लोगों का अध्ययन करने के क्या गए, आपको एक व्यक्ति मिला तो वो व्यक्ति आपको दूसरे और व्यक्ति के बारे में बताएगा ऐसे जिनके एक हाथ दायां नहीं है। वो व्यक्ति आपको और व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। ऐसे क्या करके एक नेटवर्क चैन बनता जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति का दायां हाथ ना हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, ये आपको आसानी से तो नहीं मिल जाएंगे। तो आप ऐसे व्यक्ति को चूज करेंगे जिसे इसके बारे में पता होगा। ऐसे ही आप ड्रग्स एडिक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति को, ड्रग्स एडिक्ट को पकड़ेंगे, देन वो कुछ बताएगा, वो कुछ और लोगों के नाम बताएगा, वो कुछ और लोगों के नाम बताएंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, एक चेन बनती चली जाती है। तो इसे ही हम बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। इसका अध्ययन मोस्टली हम लोग ड्रग यूजर्स के लिए करते हैं, HIV पेशेंट्स के लिए करते हैं, क्रिमिनल्स के लिए और सेक्स वर्कर के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है। किसका, स्नोबॉल सैंपलिंग का। देखिए एक चैन की तरह बनता जा रहा है। एक व्यक्ति है, उससे आपने डेटा लिया, वो 2 व्यक्ति और सजेस्ट करेगा, वो 2 व्यक्ति और 2 व्यक्ति सजेस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे करके एक पूरी चेन क्रिएट हो गई। इसे ही हम कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है।
देन हमारा ये सैम्पलिंग का चैप्टर यहीं खत्म हुआ। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैम्पलिंग। गुड सैम्पलिंग की विशेषताएं क्या क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब पूरे पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है। एडिक्वेट साइज, मतलब एक अच्छे से आकार का होता है। अच्छे आकार में आपको सिलेक्शन करना चाहिए जो आपके पूरे पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करे। अनबायस्ड होता है, विश्वसनीय होता है। इफिशियंट, मतलब प्रभावी होता है। रिफ्लेक्ट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, पूरे पॉपुलेशन की विशेषताओं को क्या करता है? आपको दिखाता है कि ये पूरी पॉपुलेशन की, आप छोटा सा डेटा लिए सैंपल, ये पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगा। एक अच्छे नमूने की मुख्य विशेषताएं प्रतिनिधित्वशीलता होती है, पर्याप्त आकार होता है, स्वतंत्रता होती है, लक्ष्य उन्मुखता होती है। इसका मतलब है कि नमूना पूरी आबादी का सटीक प्रतिनिधित्व करे, इतना बड़ा हो कि विश्वसनीय परिणाम दे सके, पूर्वाग्रह से मुक्त हो और अध्ययन के उद्देश्य के अनुरूप हो। तो कभी भी आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये याद रखिए, ना सैंपल आप बहुत ज़्यादा बड़ा ले लीजिए, ना सैंपल बहुत ज़्यादा छोटा। एक एक्यूरेट साइज का सैंपल सिलेक्ट कीजिए जो आपके अध्ययन के लिए उपयोगी हो और जो आपको अच्छा रिजल्ट दे। तो अब हमारा सैंपल का चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। और कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अगर ऐसा लगे कि ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो हो सकता है मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूँ या आपको उस कमेंट में ही उसका जवाब दे दूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।